हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। यूनिट नंबर 3 न्यू मीडिया के लिए ये अल्टीमेट वीडियो है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंस एंड न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वर्जेंस क्या होता है और कम्युनिकेशन में नई पॉसिबिलिटीज कैसे आ रही है। कन्वर्ज का मतलब होता है जब 2, 3 या 4 चीजें या उससे भी ज्यादा एक साथ मिलती हैं। तो अब जो मीडिया है वो कन्वर्ज हो गया है, न्यू मीडिया बन चुका है। आइस एज जो कई बार पेपर में पूछा गया है, आइस एज याद रखना, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, ये डिफाइन करता है मॉडर्न एरा। टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट्स हुए हैं जैसे कि फोटोग्राफी एंड फोनोग्राफ, इसने कम्युनिकेशन को एक्सपैंड किया है। तो फोटोग्राफी और फोनोग्राफ दोनों शब्द आप याद रखेंगे। मास मीडिया डेमोक्रेटाइज किया है इंफॉर्मेशन के एक्सेस को बाय मेकिंग इट वाइडली अवेलेबल, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन सब किसी के पास अवेलेबल है, तो इसीलिए वो डेमोक्रेटाइज हो गई है। और किसने इसको डेमोक्रेटाइज किया है? मास मीडिया ने। अब देखते हैं की थिंकर्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। सबसे पहले माजिद तेहरानियन, जो कि ईरान से थे। आइडेंटिफाई उन्होंने किया 3 मेगा ट्रेंड्स जिसने शेप किया है 21वीं सदी। कौन से ये 3 मेगा ट्रेंड्स है? ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसीलिए GRD तुम याद रखोगे। ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जब इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेडनेस हो। रीजनलाइजेशन मतलब जब रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब जब डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही हो। माजिद तेहरानियन ये बिलीव करते थे कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स में और डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में। अगला देखो, अमर्त्य सेन, जो कि भारत से है। इन्होंने व्यू किया डेमोक्रेसी को एज अ डिफाइनिंग अचीवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर 20वीं सदी का जो अचीवमेंट डिफाइन करने वाला था वो डेमोक्रेसी था, और इस तरीके से अमर्त्य सेन इसको देखते थे। लेकिन अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव कैसे बनाएं। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब एक्सेस सबको प्रदान कैसे करें। 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने बात की है। पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल ह्यूमन फ्रीडम के लिए। मतलब आप अगर एक इंसान को फ्रीडम देना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम उसको देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। डेमोक्रेसी एम्पलीफाइज द वॉइस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के जो वीक सेक्शंस है ना, उसकी आवाज को एम्पलीफाई करने वाला डेमोक्रेसी होता है। और तीसरा, पब्लिक डिस्कशन शेप्स वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज एंश्योरिंग फेयरनेस। जब पब्लिक डिस्कशन होता है तो उससे वैल्यूज बनती हैं और प्रायोरिटीज शेप होती है, जिससे कि फेयरनेस आती है सोसाइटी में, सोसाइटी जस्ट बनती है। तो आपको ये तीनों एस्पेक्ट्स याद करने हैं अमर्त्य सेन के। नेक्स्ट देखो, वॉल्टर लिपमैन, जो कि अमेरिका के थे। वॉल्टर लिपमैन ने एनालाइज किया रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन इन हिज बुक पब्लिक ओपिनियन 1922। तो आपको ये बुक का नाम याद रखना है। वॉल्टर लिपमैन की किताब है पब्लिक ओपिनियन 1922। वॉल्टर लिपमैन ने आर्ग्यू किया दैट अ वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक इज एसेंशियल फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक इन्फॉर्म होगी तो डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी। वॉल्टर लिपमैन ने यह भी हाईलाइट किया कि अर्ली मास मीडिया वॉज इनएक्सेसिबल टू मोस्ट पीपल। जो पहले जो मास मीडिया था वो इनएक्सेसिबल है, मतलब सबको एक्सेस में नहीं मिलता है। लिमिटिंग देयर पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो क्योंकि एक्सेस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लोगों के पास, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो लिमिट हो रही है। सबको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। टुडे आज मास मीडिया हैज इवॉल्व्ड बट कंसर्न्स अबाउट मीडिया बायस एंड मिस इन्फॉर्मेशन रिमेन। मास मीडिया आज इवॉल्व हो चुका है, लेकिन आज की डेट में भी स्टूडेंट्स मीडिया बायस रहता है, मिस इन्फॉर्मेशन आज भी फैली है। ये सारी बातें किसने कही? वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट देखो, द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है? इंटरनेट आने से पहले क्या हुआ और इंटरनेट रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला है। इंटरनेट से पहले अगर पूछेगा तो लिखना है मास कम्युनिकेशन वाज वन वे। पहले मास कॉम वन वे होता था, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के द्वारा। सेकेंड लिखो, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे, इंफॉर्मेशन के लिमिटेड सोर्सेज थे और डोमिनेट किया जाता था बाय अ फ्यू लार्ज कॉर्पोरेशंस। जो बड़ी कॉर्पोरेशंस होती थी ना, उन्हीं के पास जो था एक्सेस था और वही डोमिनेट करते थे मास कॉम। और साथ ही इंटरनेट से पहले क्या होता था बच्चों कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। मतलब जो ज़्यादा कैपिटल वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के पास ये मास कॉम का एक्सेस होता था। लेकिन इंटरनेट आने के बाद क्या हुआ? इंटरनेट आने के बाद क्या हुआ, इसका क्वेश्चन आया तो लिखना है फर्स्ट, एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स टू पब्लिश एंड शेयर कॉन्टेंट ग्लोबली।
जब इंटरनेट आया तो इंडिविजुअल्स को पावर मिली कि वो कंटेंट को पब्लिश भी कर सकते हैं और कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं ग्लोबली। सेकेंड लिख के आना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्टर अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अब इंफॉर्मेशन जो है जल्दी जल्दी स्प्रेड करता है। थर्ड, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट फीडबैक लूप्स। सोशल मीडिया के माध्यम से अब हमें फीडबैक भी इंस्टेंट मिल जाता है। फोर्थ, डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया। बहुत सारे ऐसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो अब compete कर रहे हैं विद बिग मीडिया हाउसेस। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब उनके साथ खड़े हुए हैं कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट है सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर। न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर का सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले उसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। बहुत सारे लोगों की जो वॉइस है वो हर्ड होने लगी, मतलब लोगों का जो है सुना उनकी बातें पब्लिक डिस्कशंस में। रैपिड ओपिनियन फॉर्मेशन हुआ। जो ओपिनियंस है वो आप जल्दी जल्दी अब फॉर्म कर सकते हो सोशल मीडिया की मदद से। थर्ड इज चैलेंजेस, फेक न्यूज, प्रोपागेंडा और डिजिटल सर्वेलेंस भी होने लगा। तो ये सब इम्पैक्ट था किसका? न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर का, जो कि यूनेस्को लेकर के आया था। नेक्स्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यू मीडिया का एक सवाल, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू मीडिया? न्यू मीडिया का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, इंटरएक्टिविटी है, लिमिटेड एक्सेस है या फिक्स्ड ब्रॉडकास्टिंग टाइम है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटरएक्टिविटी, क्योंकि यहां पर अब फीडबैक भी इंस्टेंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू मीडिया? इनमें से कौन सा न्यू मीडिया का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल मीडिया या रेडियो? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो पहले से ही आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया करेक्ट आंसर है। द टर्म आइस एज इन न्यू मीडिया रेफर्स टू व्हाट? आइस का मैंने आपको बताया है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। अगेन इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, हाउ हैज न्यू मीडिया चेंज्ड जर्नलिज्म? न्यू मीडिया ने जर्नलिज्म को कैसे चेंज किया? न्यूज इज नाउ रियल टाइम एंड डिजिटल, ऐसे चेंज किया। क्योंकि बाकी ऑप्शंस क्या है? जर्नलिस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसा तो नहीं है। न्यूज़पेपर्स हैव डिसअपियर्ड, ऐसा भी नहीं है। इंफॉर्मेशन डिलेड है, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? न्यूज इज नाउ रियल टाइम एंड डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मीडिया कन्वर्जेंस? इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है मीडिया कन्वर्जेंस को? आंसर है द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जब मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स इंटीग्रेट होते हैं, साथ में ऐड होते हैं, मिलते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि मीडिया की कन्वर्जेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मेजर कंसर्न रिलेटेड टू न्यू मीडिया? नए मीडिया को लेकर मेजर कंसर्न क्या है? मेजर कंसर्न है फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का एक्सेस और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी सबके पास आ गई है, तो फेक न्यूज भी आता है और मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन ने कंसिडर किया डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज अ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी, और उन्होंने स्टेट किया दैट द चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी इज टू कंप्लीट द डेमोक्रेसी। उन्होंने किस चीज पर एम्फेसाइज किया अमर्त्य सेन ने एज अ की फैक्टर? आंसर है इंक्लूसिवनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखिए, माजिद इरानियन ने कौन से 3 मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया था जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते थे? ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमर्त्य सेन ने कंसिडर किया डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। उनके हिसाब से 21वीं सदी का चैलेंज क्या था? तो 3 चैलेंजेस थे, तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्लीटिंग डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस, ताकि सब लोग इंक्लूड हों। बाकी ऑप्शंस देख लो, कंट्रोलिंग मीडिया ओनरशिप, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। कंप्लीटिंग रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया, ये भी बात नहीं हुई थी। रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी बात नहीं हुई थी। तो बचा एक ही ऑप्शन, कंप्लीटिंग द डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग द इंक्लूसिवनेस बाय पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज वॉल्टर लिपमैन की जो किताब थी पब्लिक ओपिनियन, वो कब आई थी बच्चों? 1922 में आई थी। और उसने क्या बात करी थी? उसने बात की थी रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग डेमोक्रेसी। मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी को शेप करने में, ये बात हुई थी पब्लिक ओपिनियन में। बाकी ऑप्शन देखो, द नीड फॉर सेंसरशिप, सेंसरशिप की तो बात ही नहीं हुई थी पब्लिक ओपिनियन में। डिक्लाइन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो की बात कब से होने लगी? कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रिंट मीडिया, ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या है? रोल ऑफ मीडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ की इशू विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यू मीडिया? डेमोक्रेटाइजेशन जो ये डेमोक्रेसी, मतलब जो हर किसी के पास ये न्यू मीडिया, कन्वर्ज्ड मीडिया पहुंच गया है, इसका की इशू क्या है? इसका की इशू है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कोई भी फैला सकता है, फेक न्यूज आज की डेट में कोई भी फैला सकता है, तो दैट इज द की इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू मीडिया? इनमें से कौन सा न्यू मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है? ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, प्रिंटेड मैगजीन्स या यूट्यूब वीडियोस?
ब्लॉग्स नई चीज़ है, पॉडकास्ट नई चीज़ है, यूट्यूब वीडियोस नई नई चीज़ है, प्रिंटेड मैगजीन्स बहुत सालों से पुराने ज़माने से चल रही हैं, तो प्रिंटेड मैगजीन जो है न्यू मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। प्रिंटेड मैगजीन्स जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया का एग्जाम्पल है। OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये न्यू मीडिया के एग्जाम्पल है ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम तो अभी अभी आया है। ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया पहले से है, प्रिंट मीडिया पहले से है, एनालॉग कम्युनिकेशन तो एवर मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल है, राइट? अब आ जाओ 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि 2 नंबर में तुम्हें किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 3 मार्क्स में कैसे वाले आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन इन द 20th सेंचुरी? 20वीं सदी में अगर मुझे डिससेमिनेट करना है इन्फॉर्मेशन को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस, पहला चैलेंज था लिमिटेड एक्सेस। सिर्फ कुछ ही ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो न्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते थे, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती थी। सेकेंड इज डिलेड कम्युनिकेशन। न्यूज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचने में समय लगता था ड्यू टू फिजिकल प्रिंट मीडिया, क्योंकि अखबार, मैगजीन, ब्रोशर, पैम्फलेट्स, फ्लायर्स, इन्हीं पर सब कोई डिपेंड करता था। थर्ड है सेंसरशिप एंड प्रोपागेंडा। सेंसरशिप एंड प्रोपागेंडा भी एक चैलेंज था, क्योंकि गवर्नमेंट, जो सरकारें हैं ना, वो सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती थी, जिससे कि बायस्ड रिपोर्टिंग होती थी। मतलब गवर्नमेंट जो चाहेगी ना वही छपेगा। सेकेंड देखो, डिफाइन डेमोक्रेटाइजेशन एज एन अनमिस्टेकेबल फोर्स आफ्टर द 1991 कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। जब 1991 के बाद सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, वो डिसइंटीग्रेट हुई इनटू डिफरेंट नेशंस, तो डेमोक्रेटाइजेशन कैसे बन गया था अनमिस्टेकेबल फोर्स? ये आपकी बुक से मैंने सवाल उठाया। तो हुआ क्या था, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1991 के बाद, डेमोक्रेसी ग्लोबली स्प्रेड हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटेरियन जो रेजीम्स थी वो कोलैप्स हो गई थी। कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सेकेंड, मास मीडिया बिकेम फ्रीयर, मतलब मास मीडिया फ्री हो गया, जिससे कि ओपन डिस्कशंस अलाउ हुए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी होने लगी। मतलब अब पावर आ गई थी जर्नलिस्ट के पास भी कि वो अपने हिसाब से न्यूज जो है प्रिंट कर सकते हैं। और एक और बात थी कि इंटरनेट ने हेल्प किया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्प्रेड करने में, जिससे कि इंफॉर्मेशन सबको एक्सेसिबल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वर द की इमेज मेकिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी? अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखनी है 2 बातें, पहली फोटोग्राफी और दूसरी फोनोग्राफी। कैमरा फोटोग्राफी, जो कैमरा इन्वेंट हुआ ना, उससे लोगों ने क्या किया? इमेजेस को कैप्चर किया, प्लेसेस की इमेजेस, लोगों की इमेजेस और इवेंट्स की इमेजेस। बिफोर फोटोग्राफी डिस्क्रिप्शंस वर प्राइमरीली वर्बल और रिटन। फोटोग्राफी से पहले डिस्क्रिप्शंस या तो वर्बल होते थे या रिटन होते थे, बट नाउ पीपल कुड विजुअली डॉक्यूमेंट रियलिटी। लेकिन अब लोग जो है रियलिटी को डॉक्यूमेंट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। सेकेंड लिख के आना फोनोग्राफ, यानी कि रिकॉर्डेड साउंड। Phonograph made it possible to record and play back sounds. This extended human hearing beyond direct experience, allowing people to listen to voices and sounds from distant places or past times. मतलब जो वक्त गुजर चुका है वहां से भी आप वॉइस साउंड सुन पा रहे थे और बहुत दूर से भी आप वॉइस एंड साउंड सुन पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ फोनोग्राफ। तो कैमरा और फोनोग्राफ, ये 2 इमेज मेकिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई थी इन द 19th सेंचुरी। प्लीज इसको याद रखना। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफी इन्फ्लुएंस मास मीडिया इन द 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में फोटोग्राफी जो डेवलप हुआ उसने मास मीडिया को इन्फ्लुएंस कैसे किया? इन्फ्लुएंस ऐसे किया स्टूडेंट्स, उसने प्रोवाइड किया रियल लाइफ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। जो भी इवेंट जहां पर भी घटित हो रही थी उसका फोटोग्राफ अब ले सकते थे हम लोग, तो रियल लाइफ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। सेकेंड, जर्नलिज्म की एक्यूरेसी एनहांस हो गई, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग हो पा रही थी अब फोटोग्राफी की मदद से। थर्ड है, फोटो जर्नलिज्म होने लगा, जिससे कि न्यूज स्टोरीज और ज्यादा एंगेजिंग होने लगी। जैसे कोई भी वॉर की पिक्चर्स हैं या कोई भी फैमिन की पिक्चर्स हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की पिक्चर्स हैं, तो उससे फोटो जर्नलिज्म भी बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीडिया कन्वर्जेंस एंड हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड मास कम्युनिकेशन? मीडिया कन्वर्जेंस क्या होता है और मास कम्युनिकेशन मीडिया कन्वर्जेंस कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है? मीडिया कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है जब आप प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन, ऑनलाइन मीडिया सबको साथ में ब्लेंड कर दो इनटू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स, उसे बोलते हैं मीडिया कन्वर्जेंस। इन्फ्लुएंस इसका ये है कि न्यूज अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस की जा सकती है। आप टीवी पे देख लो, आप किसी ऐप में देख लो, आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे देख लो, आप कहीं पर भी देख लो। नेक्स्ट है, फास्टर न्यूज डिसेमिनेशन ड्यू टू डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। न्यूज का डिसेमिनेशन मतलब न्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन अब बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है, मतलब डिजिटल डिवाइसेस हर किसी के पास हैं।
थर्ड इज एनकरेजेस इंटरैक्टिव एंगेजमेंट। इंटरैक्टिव एंगेजमेंट को एनकरेज करता है कमेंट्स के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा और रियल टाइम अपडेट्स के द्वारा। ठीक, अब आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा? पहला, डिस्कस माजिद तेहरानियंस 3 मेगा ट्रेंड्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन मीडिया। तो 3 मेगा ट्रेंड्स तो आपको याद हो गए, लेकिन अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ जाएगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया। तो पहला जो ट्रेंड था वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मीडिया जो है वो स्प्रेड करता है कल्चर, आइडियाज और इंफॉर्मेशन विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड। वेस्टर्न डोमिनेंस इन ग्लोबल मीडिया स्टिल एग्जिस्ट इम्पैक्टिंग कंटेंट डाइवर्सिटी। तो क्या होता है, ग्लोबल मीडिया में आज भी वेस्टर्न डोमिनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि कंटेंट की डाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रही है, लिमिट हो रही है। दूसरा, रीजनलाइजेशन में लिख के आना कि नेशंस जो है वो अपने लोकल मीडिया में फोकस करते हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस, भाषाओं पे फोकस करते हैं और वो कंटेंट पे फोकस करते हैं। रीजनलाइजेशन से हेल्प होता है कि यू कैन प्रिजर्व द कल्चरल आइडेंटिटीज अगेंस्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। आप ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट कल्चरल आइडेंटिटीज को भी प्रिजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो रीजनलाइजेशन से। रीजनलाइजेशन शब्द कहाँ से निकला है? रीजन से। नेक्स्ट है डेमोक्रेटाइजेशन। ये कहाँ से निकला है? डेमोक्रेसी से। मीडिया जो है वो लोगों को एम्पावर करता है थ्रू फ्री स्पीच एंड पब्लिक डिबेट्स। आज की डेट में आपको कुछ भी कहना है तो फ्री स्पीच के अंडर आप डेफिनेटली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पब्लिक डिबेट्स में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउएवर, मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा रिमेन चैलेंजेस। लेकिन आज की डेट में भी अगर कोई चैलेंज है तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपागेंडा या फेक न्यूज। इम्पैक्ट ऑन मीडिया इसका क्या है? इंटरनेट हैज एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय मेकिंग ग्लोबल न्यूज इंस्टेंटली एक्सेसिबल। जब से इंटरनेट आया है ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हो गया है, मतलब तेजी से भाग रहा है, स्पीड और बढ़ गई है और ग्लोबल न्यूज हर कोई एक्सेस कर सकता है। सेकेंड, रीजनल कंटेंट जैसे कि बॉलीवुड हो गया या के ड्रामा जो तुम लोग देखते होंगे, कंपीट करने लग गए हैं अब हॉलीवुड के साथ। थर्ड है डिजिटल एक्टिविज्म, जैसे कि ट्विटर के मूवमेंट्स है या आज हम उसको एक्स बोलते हैं। इससे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया में कुछ भी आप कहीं पर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने डिजिटल एक्टिविज्म से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ डज अमर्त्य सेन कनेक्ट डेमोक्रेसी विथ मास मीडिया। अमर्त्य सेन जी मास मीडिया को डेमोक्रेसी से लिंक कैसे करते हैं? आंसर लिख के आना। अमर्त्य सेन बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी और मास मीडिया डीपली लिंक्ड हैं, आपस में उनका गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? गहरा। पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मास मीडिया को उन्होंने जोड़ दिया। अब फ्री प्रेस, अगर प्रेस फ्री है, मीडिया फ्री है, तो वो अलाउ करती है डाइवर्स ओपिनियंस एंड एक्सपोजेस करप्शन। वो डाइवर्स ओपिनियंस को अलाउ करती है कि तुम भी अपना ओपिनियन रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो, और करप्शन को भी एक्सपोज करती है। वो इंश्योर करती है कि पब्लिक हैज एक्सेस टू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इससे इंश्योर ये होता है कि पब्लिक के पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डिसीजन उनको इन्फॉर्म्ड लेना है तो वो कर सकते हैं। सेकेंड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड वॉइस ऑफ द वीक। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है और जो वीक लोग हैं उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी से क्या होता है? मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी आवाज भी एम्पलीफाई होती है, यानी कि बढ़ जाती है। मैनीफोल्ड थ्रू मीडिया, न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेल्प ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। जो न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को हेल्प करते हैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। मास मीडिया इज अ टूल फॉर सोशल चेंज। मास मीडिया की वजह से बहुत सोशल चेंज आ सकता है। न्यूज कवरेज आती है ऑफ सोशल इश्यूज, पॉवर्टी यानी गरीबी, इनइक्वालिटी, दिस पुशेस फॉर पॉलिसी चेंजेस। जब न्यूज ये सब कवर करती है तो आपकी जो सरकारी पॉलिसीज है उसमें चेंजेस आते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविज्म होता है। कैसे? जैसे मी टू मूवमेंट था, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मूवमेंट था। ये सब क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? डेमोक्रेसी इन एक्शन, कि आज भी लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, दे कैन पार्टिसिपेट। कंक्लूजन क्या है? मीडिया इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बट इट मस्ट रिमेन अनबायस्ड एंड फैक्ट ड्रिवन। आप इस प्रकार का कंक्लूजन भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वॉल्टर लिपमन्स व्यूज ऑन द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन गवर्नेंस। क्योंकि वॉल्टर लिपमन ने ये किताब लिखी थी पब्लिक ओपिनियन, तो डेफिनेटली उसके पास व्यूज हैं। वॉल्टर लिपमन ने बोला कि पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बाय मीडिया। पब्लिक ओपिनियन मीडिया शेप कर रहा है। मीडिया एक्ट्स एज द गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया डिसाइड करता है कि लोगों को क्या जानना है। चैलेंजेस, वॉल्टर लिपमन ने बोला कि मोस्ट पीपल डोंट एक्सपीरियंस इवेंट्स फर्स्ट हैंड, सो दे रिलाई ऑन मीडिया इंटरप्रिटेशंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिलता, मतलब उनको उस स्थिति का नहीं है अंदाजा, लेकिन वो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसी को वो इंटरप्रेट करके समझते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा।
मीडिया बायस कैन मैनिपुलेट पब्लिक परसेप्शन एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। वॉल्टर लिपमैन ने यह भी बोला कि मीडिया बायस जो होता है, जो मीडिया में बायस है, फेवरेटिज्म है, उससे पब्लिक का परसेप्शन मैनिपुलेट किया जा सकता है और उससे पॉलिटिकल डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या दिया वॉल्टर लिपमैन ने? पहले तो प्रॉब्लम बता दी, फिर उसने बोला भाई अगर तुमको डेमोक्रेसी सही से फंक्शन करवानी है तो लिपमैन ने बोला कि देयर इज अ नीड फॉर ट्रेन्ड जर्नलिस्ट एंड मीडिया लिटरेसी टू एंश्योर इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियंस। उसने बोला कि हर एवरेज वोटर को अगर तुम इंफॉर्मेशन दोगे ना, अगर तुम उसको इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो अपनी जिंदगी में इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियंस बना पाएगा और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सही से चुन पाएगा, तब जाके डेमोक्रेसी जो है स्मूथली फंक्शन कर पाएगी। आज की डेट पे क्या रेलेवेंस है? हिज कंसर्न्स, वॉल्टर लिपमैन के जो कंसर्न्स थे मीडिया मैनिपुलेशन को लेकर, दे आर मोर रेलेवेंट देन एवर विथ फेक न्यूज एंड बायस्ड रिपोर्टिंग। तो आज की डेट में जो हर आए दिन फेक न्यूज आती है, बायस्ड रिपोर्टिंग होती है, तो वॉल्टर लिपमैन के वो 1922 वाले व्यूज आज भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कंपेयर मास कॉम बिफोर एंड आफ्टर द इंटरनेट। बिफोर द इंटरनेट में तुमको लिख के आना है मीडिया पहले वन वे होता था, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, न्यूज स्लो आती थी और रिलाई करती थी फिजिकल प्रिंटिंग लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इंटरनेट आने के बाद लिख के आना टू वे इंटरेक्शन होता था, सोशल मीडिया आ गया, ब्लॉग्स आ गए, यूट्यूब आ गया, मीडिया डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को ये ताकत मिल गई कि वो अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और वो compete करने लग गए बिग मीडिया हाउसेस के साथ। इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स आने लग गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। चैलेंजेस भी आए, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेसी कंसर्न्स। और इसके साथ तुम ये भी लिख सकते हो कि रैपिड ओपिनियन जनरेशन, जो तुम्हारी बुक में लिखा है, और ये भी लिख सकते हो कि मेनी सोर्सेस ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, ये भी तुम्हारी किताब में लिखा है, मेनी सोर्सेस ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। कंक्लूजन है द इंटरनेट डेमोक्रेटाइज्ड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मीडिया चैलेंजेस। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज भी किया, लेकिन इंटरनेट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू मीडिया चैलेंजेस भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस पोज्ड बाय द इंटरनेट फॉर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। मेन चैलेंजेस अगर पूछ लिया 4 नंबर में, क्या लिखोगे? इंटरनेट डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ कौन कौन से मुख्य चैलेंजेस है? सबसे पहला चैलेंज है फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। जब झूठी कहानियां आती हैं उससे इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, पब्लिक का परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड है साइबर मैनिपुलेशन। सरकार जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है नैरेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए, ये एक चैलेंज है। तीसरा प्रिवेसी वायलेशंस, जो 24 घंटे ये डिजिटल सर्वेलेंस हो रहा है, हर चीज हमारी ट्रैक हो जाती है, डेटा हमारे ब्रीच हो जाते हैं, इससे हमारी पर्सनल आजादी छिनती है, थ्रेटन होती है। चौथा है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब इनइक्विटी, कि सबको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल रहा है, जिससे कि इंफॉर्मेशन गैप्स हो रहे हैं। जो वेल रेड है उसको दे दो, जो वेल रेड नहीं है उसको पता ही नहीं है कि नेट कैसे चलाना है। आज की डेट में भी, आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से जगह हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी मोबाइल भी नहीं चलाया है। सो डिजिटल डिवाइड डेफिनेटली है। एको चैम्बर्स, एल्गोरिदम्स ये शो करते हैं कि यूजर्स ओनली व्हाट दे अग्री विथ, लिमिटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। व्यूअर्स क्या करते हैं? एल्गोरिथम्स वही शो करते हैं जिससे यूजर जो है अग्री कर रहा है। इससे क्या होता है, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स है वो नजर में नहीं आते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या है इन चैलेंजेस का? गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज को अपनी ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करना चाहिए व्हाइल प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच। लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लो। क्रिटिकली एनालाइज हाउ द इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड मास कॉम। क्रिटिकली एनालाइज करो इंटरनेट ने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया मास कम्युनिकेशन को। इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बना के, इंफॉर्मेशन को तेज फास्ट बना के, इंफॉर्मेशन को इंटरैक्टिव बना के। ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया, न्यूज़पेपर्स वर्सेस ब्लॉग्स, टीवी वर्सेस यूट्यूब, ये आ गया। इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स आने लगी है, रियल टाइम एंगेजमेंट है। मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ, रियल टाइम बात करते हैं हम लोग। राइज ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, सिटीजन भी आज की डेट में अगर उसको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। बट ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज भी चल रही है। एडवर्टाइजिंग शिफ्ट हो गया है, पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया में एड आते थे, लेकिन अब तो गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, स्नैपचैट एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं। कंक्लूजन क्या है? इंटरनेट एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करना है हमें रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस से। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू मीडिया। सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ये होते हैं, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ये हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, करप्शन इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, और ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज जो हो रहा है यूट्यूब और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के द्वारा उसको अलाउ करता है। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है न्यू मीडिया का? मिस इन्फॉर्मेशन है,
पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मतलब आइडियोलॉजिकल बबल्स बन जाते हैं और लोग किसी एक ही माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं या किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को मानने लग जाते हैं। प्रिवेसी थ्रेट्स होते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग और सर्वेलेंस की वजह से। कंक्लूजन है, न्यू मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये लोगों को एम्पावर करता है, लेकिन इसका रेगुलेशन भी रिस्पॉन्सिबली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एट द एंड मैं यही कहूँगी, I know that you're nervous after looking at the vast syllabus of Class 12 Mass Media at 35, but take it one step at a time and you can ace it. Come on everyone, you can do it. तुम लोग अब भी पढ़ के पूरा गेम चेंज कर सकते हो, पूरी अपना मार्कशीट चेंज कर सकते हो। You can do it. जब मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकती हूँ मास मीडिया और मुझे लग रहा है ये ईजी है, तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग भी सब कुछ रिटेन कर पाओगे और एग्जाम में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो बस फोकस से पढ़ो, जितना बार हो सके वीडियोस को, पीडीएफ्स को और अपनी बुक्स को रिवाइज करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू स्किल वेदा। My blessings, my Ashirwad with all the students who have learned from me. God bless you all. Bye bye.